नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के ओपन बुक एग्ज़ाम पद्धति के माध्यम से चल रहे पेपर में आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के सत्र 2020-21 वर्ष 2021 ओपन बुक एग्ज़ाम पद्धति के माध्यम से संचालित पेपर में समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध को हल करेंगे। इसका जो कोड क्रमांक है, पेपर कोड है 902N है। अब हम देखते हैं इसके पेपर को। सबसे पहले आप इस पेपर को मैच कर लीजिए, इसके बाद आप इस पेपर को हल करना प्रारंभ करिए। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य में की अंतर्निहित अभिव्यक्ति व्यक्त करना ही शिक्षा है। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा विवेकानंद जी ने दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका जो लाइक या डिसलाइक है मुझे प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके सभी पेपर सॉल्व करवाऊंगा। मॉन्टेसरी पद्धति। अगला सेकंड क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो भारत में मानव आयोग का गठन किया गया था सन 1993 में। कब किया गया था? सन 1993। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता हैं तो मारिया मॉन्टेसरी। क्वेश्चन क्रमांक चौथा, कोठारी आयोग का गठन हुआ था। तो कोठारी का आयोग का गठन जो हुआ था यह आपका सन 1964-66 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्ञान के प्रकार हैं। तो ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हाउ वी थिंक के लेखक हैं। तो हाउ वी थिंक के लेखक है आपके जॉन डीबी हैं। कौन है? जॉन डीबी। अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के जनक हैं। तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के जनक हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। नई शिक्षा नीति का गठन सन 2020 में किया गया। ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। कैसी वस्तु है? अमूर्त। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो देखें, पहला प्रश्न है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसे आप सुन लीजिए अच्छी तरह से। ये आपके सामने ये प्रश्न आप देख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर शीट रखता हूँ, तो उसके माध्यम से आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, ये आपकी आंसर शीट है, इससे आप मैच कर लीजिए इसके आंसर। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत क्रिया है। अगला प्रश्न है, समानता से क्या आशय है। तो समानता से आशय है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग, जाति, रंग। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य निरीक्षण करना है। क्या है? निरीक्षण करना। क्वेश्चन क्रमांक चौथा है, जॉन डीबी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो जॉन डीबी के अनुसार शिक्षण की विधि दी गई है। आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत लिखिए। ये मॉन्टेसरी के आपके शिक्षा संबंधी विचार हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, जितने भी लिखना हो तो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो ये आपके दिए गए हैं शिक्षा के उद्देश्य, आपको जो भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं आराम से। प्रश्न क्रमांक 7वां है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। तो देखें, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये अपने अनुसार दे रहा हूँ। यदि आपको इससे बेस्ट जानकारी मिलती है तो आप उसे लिख लीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आपको शिक्षा से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये आपके दिए गए हैं शिक्षा के अधिकार योजना के मुख्य उद्देश्य, आप इसे देख लीजिए। ऊपर मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि शिक्षा अधिकार के उद्देश्य हैं। तो ये लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और इसके दिए गए हैं नीचे उद्देश्य। आप इन उद्देश्य को लिख लीजिए, आपको जितने भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है, यशपाल समिति की सिफारिशें। तो ये पूरी यशपाल समिति दी गई है, आप इसे आराम से एक एक करके नोट कर लीजिए। तो ये आपको आकलन की परिभाषा लिखनी थी, तो आपके सामने आकलन की परिभाषा है,
आप इसे लिख लीजिए। ये 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसका आंसर दे रहा है आपको। तो ये 8वां क्वेश्चन है आपका 10वां का जो आंसर, उस आंसर को देख लीजिए। शिक्षा के लिए विद्यालय का महत्व, आप पूरा क्वेश्चन दिया गया है, आंसर दिया किताब में रखा है, तो आप लिख लीजिए एक करके। अब हम देखेंगे शिक्षा के आदर्शवादी मूल्यों का वर्णन। तो आपके सामने दिए गए हैं आदर्शवादी मूल्य आधारित शिक्षा, ये दिया गया है। आपको जितना वर्णन करना हो उतना कर सकते हैं, आप जितना विधिवत वर्णन चाहें तो उतना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ज्ञान की विशेषता लिखिए। तो ज्ञान की विशेषता देखने के लिए देखिए, ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में आप तीनों प्रकार की हम विशेषता दे देंगे। अब ये जरूरी नहीं कि ज्ञान की विशेषता में टोटल ज्ञान की हों, क्योंकि उसके प्रकारों की विशेषता भी ज्ञान की विशेषता हैं। क्यों है? क्योंकि उसके प्रकार ज्ञान के प्रकार ही के हैं। जैसे आपको देखें तो ये दिया गया है। सबसे पहले हम आपको ज्ञान के प्रकार बता दें। ये दिया गया है ज्ञान के प्रकार। अब हम चाहे इसके प्रकारों की विशेषता लिख दें, चाहे ज्ञान की विशेषता लिख दें, कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो ज्ञान के प्रकार दिए गए हैं, 3 प्रकार के प्रकार हैं। अब हम तीनों प्रकार की विशेषता निकाल देंगे। कौशलता ज्ञान की तीनों प्रकार की विशेषताओं में आपको जितनी जिसकी लिखना हो तो लिख लीजिए। ये पहला प्रकार है। आपको इसकी जितनी विशेषता लिखना है आप लिख सकते हैं आराम से, वीडियो को स्टॉप करके। इसके बाद अगली विशेषता देखते हैं कौशलता ज्ञान के बाद परिचयात्मक ज्ञान की विशेषताएं। आप इसे भी नोट कर सकते हैं चाहे तो। अगली विशेषता हम देंगे आपको तथ्यात्मक ज्ञान की विशेषताएं। तो आपको जितनी की लिखना है उतनी लिख लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं शीघ्र ही आपका अगला सब्जेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 13वां, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। इसका आंसर ये आपके दिया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या NCF 2005 का संक्षिप्त विवरण है। आप ऊपर लिख सकते हैं जितना भी आपको लिखना है, ऊपर दिया गया है इसका। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन को समझाइए। ये क्वेश्चन क्रमांक आपका 14वां है। इसका आंसर देखते हैं। ये दिया गया आपका महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन। आप इसे आराम से लिख लीजिए, पेपर वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपके शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो यह शिक्षा के उद्देश्य आपको जितने लिखना है तो आप एक करके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रजातंत्र के गुण लिखिए। तो ये आपके प्रजातंत्र के या लोकतंत्र के गुण दिए गए हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से लिख लीजिए। इसके अलावा भी ये बहुत सारे गुण दिए गए हैं, आप जितने गुण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक एक करके आप आराम से लिख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर भी गुण दिए गए हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है आपका कौशलात्मक ज्ञान से क्या आशा है या तथ्यात्मक ज्ञान से क्या आशा है, इसकी परिभाषा देनी है। तो दोनों हम आपके सामने दे देंगे, आपको जो लिखना है तो वो भी लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं सबसे पहले वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। ये आपका कौशलात्मक ज्ञान दिया है, पूरा वीडियो दिया गया है, पूरा पाठ दिया है। यहाँ से एक कौशलात्मक ज्ञान के उद्देश्य दिए गए हैं, आपको जो भी लिखना वो लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको तथ्यात्मक ज्ञान देते हैं। ये आपका तथ्यात्मक ज्ञान दिया गया है, आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए। तथ्यात्मक ज्ञान लिखना तो तथ्यात्मक, ये तथ्यात्मक ज्ञान की विशेषताएं। अब हम पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन
18वां क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में गिजुभाई बधिका के योगदान अथवा में रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये दिया गया है टैगोर जी का पूरा वर्णन, आप जितना योगदान लिखना हो उतना लिख लीजिए। ये है पूरा का पूरा टैगोर जी का पूरा पाठ है ये आपका, तो आपको जितना भी लिखना है वो एक एक करके लिख लीजिए। इसके अलावा ये दिया है टैगोर के अनुसार विद्यार्थी, टैगोर के अनुसार अनुशासन, टैगोर के अनुसार विद्यालय, टैगोर के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन, पूरा चैप्टर दिया टैगोर का। टैगोर के अनुसार दर्शन पर अन्य दर्शनों का प्रभाव और टैगोर शिक्षा की देन। ये आपका इतना सारा चैप्टर दिया, आपको जितना भी लिखना एक एक करके लिख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना शिक्षा की गुणवत्ता के संकेतकों का वर्णन कीजिए या अथवा है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बताइए। ये क्वेश्चन क्रमांक आपका 19वां है। ये आपका 19वां का आंसर दिया गया है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या। आपको जितना लिखना हो उतना लिख लीजिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि इस बार के वीडियो में कोई परेशानी तो नहीं है, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि पिछली बार की वीडियो में परेशानी आई थी, कमेंट भी आए थे कि सर साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। तो इस बार मैंने प्रयास किया कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए लिखते समय। अब इसका लास्ट उत्तर देखते हैं। लास्ट उत्तर जो आपका है दिया गया है कि वंचित बालकों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। उन सभी बालकों को समझाइए जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वंचित बालकों की समस्या निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहली समस्या है गरीबी। गरीबी भी वंचित बालकों की एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण जो विद्यार्थी हैं वह इस विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब दूसरा कारण है गरीबी के साथ साथ है बेरोजगारी। बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ चुकी है, जिसके कारण जो व्यक्ति हैं वह बच्चों को स्कूल में ना भेजकर काम पर भेज रहे हैं। इसके बाद है अंधविश्वास। कई व्यक्तियों का मानना है कि अंधविश्वास भी के कारण वो विद्यार्थियों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। इसके बाद अगला कारण है जो आपका गरीबी, बेरोजगारी, अंधविश्वास और स्कूल की दूरी। कुछ स्कूल जैसे कई विद्यार्थी हैं, जैसे बच्चियां हैं, वह कुछ दूरी तक विद्यालय चली जाती हैं, लेकिन उनकी जो गांव का दूरी स्कूल से 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर होने पर वह 8वीं की क्लास तक की तो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यह भी एक प्रमुख कारण है वंचित बालकों की शिक्षा प्राप्त न करने का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।